हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने देखा था इक्विलिब्रियम क्या होता है, केसी कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, वहां पर केपी और केसी में रिलेशन पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओरिजिनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। इसका मतलब है कि जब तक हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर एक ब्रैकेट डालना, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने लग जाएगी। तीसरा पॉइंट है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये देखो, ये एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ से होगा हमारे पास c। फॉरवर्ड रिएक्शन वाला केस देखते हैं। तो ये जगह फॉरवर्ड मतलब ये रिएक्टेंट है और यहाँ से ये बना फॉरवर्ड मतलब ये, तो a प्लस बी ये बन गया हमारे पास c। इस वाले केस में हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, k1 है। तब अगर हम k1 निकालेंगे तो क्या होगा, c का कंसंट्रेशन ऊपर जाएगा और अपॉन में आएगा a और b का। मैंने बताया था प्रोडक्ट वाले का ऊपर रहता है, रिएक्टिव वाले का नीचे। फिलहाल प्रोडक्ट क्या है, c है। फॉरवर्ड रिएक्शन का केस देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हो दूसरा, अगर हम बैकवर्ड का केस देखें, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है तो C रिएक्टेंट है, यहाँ से बना A और B। बैकवर्ड के केस में हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं K2। तो ये जो कि K2 इक्वल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब फिलहाल प्रोडक्ट इस हिसाब से ये है तो इनका ऊपर आएगा A B और अपॉन में आ जाएगा C। ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, इसे ऐसे कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/K2 ये जगह C A और B। C अपॉन में ए बी किसके बराबर है, K1 की। तो 1/K2 इक्वल कितना हो गया, K1। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट था वो बैकवर्ड वाले के इनवर्स के बराबर हो गया। मैं ऐसे लिख सकती हूँ K1 इक्वल 1/K2, मतलब K1 इक्वल हो गया K2 का इनवर्स। तो ये वाली बात है ये। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और केस कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ना, इसमें एक और केस कर सकते हैं। देखो a प्लस बी और जगह हमारे पास c, इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। k कितना हो जाएगा हमारे पास, c अपॉन हो जाएगा a और ये जगह हमारे पास b, इसे बोल दो k। अब अगर हमने इसी इक्वेशन को क्या करा, यहाँ पर 2 3 किसी मतलब जो हमारे पास इसे बैलेंस करते हैं, हमने बोला यहाँ 2 आया और यहाँ हमने बस डबल कर दिया हमने उसे, तो ये जगह 2c। तो ये कैसे, इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो k डैश। तो k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ आएगा मैं क्या करना है। ये जगह c, इसके सामने 2 है तो 2 अपॉन हो जाएगा a, इसके सामने 2 है तो पावर में नहीं कर बताया था कि जो भी सामने होता है, जो भी कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। ये जगह b और इसके सामने 2 है, ये हो गया। तो k डैश इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, c का भी स्क्वायर है, इन सबका स्क्वायर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a b और इसका होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, k के बराबर। तो k डैश इक्वल हो जाएगा हमारे पास k के बराबर, k के स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर हम यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई, कोई सिंपल इक्वेशन, उसके लिए जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, अगर हम उसी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, पुराने वाले के उस इतनी पावर होगा। जैसे यहाँ अगर 2 लगाया तो इसकी पावर 2, अगर 3 लगाते तो उसकी पावर 3 हो जाता है। इस टाइप से निकालते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं चलो उसे। वैसे इसे अगर ध्यान से देखो, थोड़ा सा रिलेट करके डायरेक्ट भी होगा पर हम सॉल्व करेंगे इसे। पहली वाली इक्वेशन के लिखते हैं, K1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास NO2 है, NO2। ठीक है। तो ये जगह कंसंट्रेशन NO2 और अपॉन में हो जाएगा ये हमारे पास है NO, और इसमें हमें रिलेशन बताना है K1 और K2। तो दोनों के लिए पहले K1 और K2 की वैल्यू निकालेंगे फिर रिलेट करेंगे उसे। इस जगह O2 और इसके सामने क्या है 1/2, तो इसकी पावर लेके 1/2, इसे यहीं छोड़ दो। अब K2 निकालते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के हिसाब से। K2 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर NO है तो NO और इसके सामने क्या है 2 है, मतलब पावर हो जाएगी 2। फिर हो जाएगा हमारे पास O2 और अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास NO2 और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पावर हो जाएगी। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर NO2 की 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, पहले रेसिप्रोकल कर लो। इसे रेसिप्रोकल करो कितना हो जाएगा 1/K2, मुझे इससे रिलेट करना है तो इसे रेसिप्रोकल कर लो, या उससे एक ही बात है। इसे रेसिप्रोकल करो, ये जगह 1/K2 और इक्वल हो जाएगा हमारे पास NO2 का स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा NO2 और इस जगह हमारे पास O2। ठीक है।
यहाँ पर देखो कितना है, K1 है, NO2 का स्क्वायर नहीं है। अगर मुझे इस चीज को इसके जैसा बनाने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, इसमें स्क्वायर ले लो। इस जगह K1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास NO2 का स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा NO का स्क्वायर, NO का स्क्वायर और हो जाएगा हमारे पास O2, ये O2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर हुआ तो इसका स्क्वायर हो गया, ये O2 की पावर हाफ है, मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर हट जाएगी, ये हो जाएगा O2 की पावर 1। ये चीज हमारे पास किसके बराबर है, ये चीज देखो मेजोरी 1/K2, तो इसके जगह लिख सकते हैं K1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/K2। तो हमारे पास इस टाइप का जो भी रिलेशन है ये रहा, K2 इक्वल 1/K1 स्क्वायर, ये हमारे पास K2 इक्वल इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/K1 स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला आंसर है, K2 इक्वल 1/K1 स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। एक दो कैरेक्टरिस्टिक और है, इतना नोट कर लो। अब है हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स द एक्सटेंट टू व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से हो रही है, किस एक्सटेंट से हो रही है, वो बताता है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर k की वैल्यू हाई होगी, k की वैल्यू हाई होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर k की वैल्यू लो होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्सटेंट से नहीं होगी, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट के होने न होने से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो कैटलिस्ट का काम है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। वो फॉरवर्ड रिएक्शन को उतना ही इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमने यहाँ से पढ़ा भी था k इक्विलिब्रियम इक्वल था k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड। तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, फॉरवर्ड रेट को भी उसी स्पीड से मतलब उतना ही इंक्रीज करेगा और बैकवर्ड को भी उतना ही इंक्रीज करेगा। तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। k इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट होता है कैटलिस्ट के इफेक्ट से। इसके बाद है ली चटलियर प्रिंसिपल, नोट कर लो।